हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है और आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। अगर आपने चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे जितने भी लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और उसको ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि साथियों, हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंप्लीट करने के साथ में अब जो हमारा नया लेक्चर आएगा वो एविडेंस एक्ट के ऊपर में आएगा और हम इसको फटाफट से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को कंप्लीट कर देंगे। इसके सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करके हमारा जो अगला हम एक्ट चालू करेंगे वो एविडेंस एक्ट होगा और उसके बारे में संपूर्ण हम लेक्चर्स को देखेंगे। तो ये कुछ हमारा प्लान है और आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मान्यता शब्द की परिभाषा और अर्थ, मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिकॉग्निशन। हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप सब ज़रूर जो है जा कर के इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखिएगा साथियों, क्योंकि उससे एक आपकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूर क्लियर हो जाएगी और वो क्लियर करना आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी चीज़ को देखिए बीच से शुरू नहीं किया जा सकता है और मैंने कहा ना, बीच से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ही शुरू होंगी, कभी भी क्लियर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस बात को ध्यान रख करके ही कोई सब्जेक्ट शुरू करिएगा। हम जो भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे उसकी आपको एक क्रम तैयार करके ज़रूर दे देंगे ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ आप उसकी नोट्स मेकिंग भी कर सकें और अपने लिए बेनिफिशियल एक जो आपका कंटेंट है वो आपके माइंड में हम उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग्स को आपकी क्लियर करेंगे और आपकी हेल्प जितनी हो सकेगी उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, ये दिया हुआ है कि मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है। देखिए, बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट है ये कि मान्यता ही वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नया स्टेट जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनता है। अब देखिए, यहाँ पे एक आप चीज़ ये समझ लीजिएगा कि जो नेट, जेआरएफ और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एमसीक्यूज़ के एग्ज़ाम होते हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट आता है उसमें डेफिनेशंस देखिए आपको ऐसे एज इट इज़ याद होनी चाहिए। हिंदी में हमारा लेक्चर सीरीज़ शुरू करने का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो यही था कि जो विद्यार्थी इंग्लिश के अभाव में, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए हिंदी एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो अपनी खुल करके अगर उनको पढ़ाया जाए तो वो सामने आ सकते हैं। तो आप अंग्रेजी का भी पढ़िए और हिंदी का भी पढ़िए, लेकिन जो भी डेफिनेशन हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में हो, आप उसको ज़रूर पढ़िए साथियों, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको पढ़िएगा। आइए हम ओपेनहीम महोदय और फेनविक महोदय और केल्सन महोदय ने क्या क्या इसके बारे में, जो मान्यता शब्द है और रिकॉग्निशन जो है उसके बारे में क्या बताया है, इसको हम देखते हैं बारी बारी। तो ओपेनहीम महोदय को सर्वप्रथम लेते हैं और इनके विचारों को हम जानते हैं क्या इन्होंने बताया है कि किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य ये घोषित करते हैं कि नए राज्य ने राष्ट्र के तत्व को प्राप्त कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने में, कॉमा है, मान्यता प्रदान करने वाले राज्य घोषित करते हैं कि नए राज्य ने राष्ट्र के तत्व को प्राप्त कर लिया है। साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो सदस्य मान्यता प्राप्त करना चाहता है, तो जो मान्यता प्रदान करने वाले राज्य हैं वो एक उद्घोषणा करते हैं कि ये जो राज्य नए हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल हो रहा है, इसने राष्ट्र के तत्व को प्राप्त कर लिया है। देखिए, यहाँ पे राष्ट्र के तत्व से आप इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कोई बहुत अलग सी चीज़ होती है। कुछ चीज़ें होती हैं, क्राइटेरिया हैं, क्लेल्सन महोदय ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
हम उसको देखेंगे। लेकिन राष्ट्र के तत्व जैसे जो ये वर्ड है इसको ज़रूर याद करिएगा। ये ओपेनहीम के भी आपकी परिभाषा में मिलेगा। ये आपको जो है माफ़ करिए फेनविक महोदय के भी जो है डेफिनीशन के अंतर्गत देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे डेफिनीशंस को पढ़ करके केवल ख़त्म कर देना ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आप किस प्रकार से जो है कीवर्ड्स को पकड़ें और उनसे डेफिनेशंस अपनी क्लियर कर लें और आपके माइंड में बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे ओपेनहीम महोदय ने बताया कि मान्यता के लिए राष्ट्र के तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं तो घोषणा के द्वारा जो है हम उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। फेनविक महोदय हमारे क्या कह रहे हैं? फेनविक महोदय हमारे कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से यह स्वीकार करते हैं कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया है? नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फेनविक महोदय की सबसे बड़ी जो इन्होंने कीवर्ड दिया है कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है। तो मेरे साथ एक बार क्विक रिवीजन करिए साथियों। ओपेनहीम महोदय ने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने में मान्यता प्रदान करने वाले जो राज्य होते हैं दोस्तों, वो उद्घोषणा करते हैं कि उस जो नया राज्य है उसने राष्ट्र के तत्व को प्राप्त कर लिया है। और फेनविक महोदय मेरे साथ दोहराइए कि वो क्या कहते हैं? फेनविक महोदय कहते हैं कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व को प्राप्त कर लिया है। और इस बात की घोषणा क्या करते हैं? जो मान्यता प्रदान करने वाले राज्य होते हैं वो इस बात की घोषणा करते हैं, मान्यता देते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये स्वीकार करा जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण परिभाषा है केल्सन महोदय की। केल्सन महोदय क्या कहते हैं? केल्सन महोदय कहते हैं कि किसी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब निम्न तत्व शामिल हो, या केल्सन महोदय के अनुसार ये जो 4 तत्व इन्होंने बताए हैं ये आवश्यक तत्व हैं किसी भी राज्य को मान्यता प्रदान करने के लिए। तो देखिए इन्होंने क्या क्या तत्व बताए हैं, आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। राजनैतिक रूप से संगठित हो, मतलब एक पॉलिटिकल जो प्रभुत्व होता है वो वहाँ पे दिखना चाहिए, शक्तिशाली प्रभुत्व दिखना चाहिए, पॉलिटिकल रूप से मजबूत संस्था होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं हमारी पहली शर्त ये है, पहला तत्व ये है कि राजनीतिक रूप से संगठित हो, ये राष्ट्र के तत्व के अनुसार इनके आता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि उसका किसी निश्चित भूमि पर नियंत्रण हो, मतलब एक स्पेसिफिक लैंड होनी चाहिए। जैसे भारत की एक स्पेसिफिक लैंड है, आपकी अमेरिका की एक स्पेसिफिक लैंड है, चाइना एक स्पेसिफिक लैंड पे है। तो जो भी आप देखते हैं, रशिया है या अमेरिका है या भारत है या पाकिस्तान है, जो भी आप देश देख रहे हैं एक स्पेसिफिक लैंड पे हैं। तो उसका ये नहीं होना चाहिए कि डेली उसकी कोई बाउंड्री ही निश्चित ना हो, उसकी कोई सीमा ही निश्चित ना हो। एक अस्थायी रूप से ही सही लेकिन सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए। तो आप उसको दूसरे तत्व के अंतर्गत केल्सन महोदय शामिल करते हैं। तीसरा जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तत्व बताया है वो यह बताया है कि यह नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा स्थायित्व की ओर बढ़ रहा हो, मतलब जो भी वहाँ पे संस्था हो, कार्य करने वाली कार्यपालिका हो, संसद के जो भी पदाधिकारी हों, वह स्थायित्व की ओर बढ़ रहे हो। ये नहीं कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा हो, वो एक मजबूत सरकार के रूप में सामने आए और मजबूत लोकतंत्र वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे एक परफेक्ट का जिसे कहा जाता है कि एक आपकी मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए जो कि देश में सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देती हो। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। और जो चौथा पॉइंट ये कह रहे हैं, यह समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो, मतलब देखिए इसकी प्रभुत्व संपन्नता पे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। चौथे पॉइंट में केल्सन महोदय यही कह रहे हैं कि यह समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। जैसे आप आज के समय में देख रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना जो है वो एक अपना उसकी प्रभुसत्ता को जो है वो ख़त्म करता जा रहा है। इतना लोन हो गया है अमेरिका और चाइना का कि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। वो अपने देश को बिल्कुल गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं किया जा सकता है।
कि आपका देश किसी राज्य के अंतर्गत जो है गुलामी की स्थिति में आ जाए, या उसकी आपकी स्वप्रभुता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा हो या बंधन वो लगा रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका नीचे हमारा एक लास्ट पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि यह स्पष्ट नहीं करती है कि आवश्यक तथ्यों का मापदंड क्या होगा। देखिए, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि हमारा राष्ट्र का तत्व आ गया है, या अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है, या केल्सन महोदय ने जो परिभाषाएं दी हैं, देखिए ये तो इन्होंने केल्सन महोदय ने कुछ 4 पॉइंट दे करके इन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से मान्यता मिलनी चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए। लेकिन ये जो ओपेनहीम महोदय और फेनविक महोदय हैं, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और राष्ट्र के तत्व की बात करी है, इस वर्ड को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि ये कहती है कि इस तथ्य के बारे में कोई हम स्पेसिफिक मेजरमेंट्स नहीं दे सकते हैं। तो वही यहाँ पे आपको स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि यह स्पष्ट नहीं करती है कि आवश्यक तत्वों के बारे में, तथ्यों के बारे में मापदंड क्या होगा। ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं कि वह राष्ट्र किस प्रकार से उभर करके सामने आया है, क्या उसने अपनी परिस्थितियां बना रखी हैं, और किस प्रकार से उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य मान्यता देने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ये हमारे जो हैं डेफिनेशंस थी, इनको हमने डिस्कस किया है। अब हम मान्यता के जो प्रकार हैं इनके ऊपर हमारा लेक्चर आएगा और हम उसको डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तब तक के लिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो नया आपका जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए। धन्यवाद।